नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी वक्फ बिल आने वाला है और आज या कल में उसको पेश किया जाएगा और इसको लेके पूरे देश में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं चल रही है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड का स्थापना कब किया गया, इसका इतिहास क्या है और कौन सी ऐसा मुद्दा है जिसको लेके ये चर्चा में है। और बात यहाँ तक आ गई है कि लोकसभा में इस पे बिल लाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक एक पहलू को देखेंगे और इससे जुड़ा हुआ सारा पहलू होगा, मैं एक एक करके क्लियर करूँगा। इसका इतिहास, इसका वर्तमान और आने वाला इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये तस्वीर जैसा कि आप देख रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के विरोध में निकाला गया है, यानी कि जो संशोधन किया जाएगा। तो उसमें ये बोला है कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल इमरात, सरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो अलग अलग स्थान पे अलग अलग लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जैसा कि इस बैनर में देख सकते हैं कि लिखा हुआ सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वक्फ बोर्ड को क्या कीजिए, बचाइए तो संविधान बच जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों में इस बात का दुख है कि वक्फ बोर्ड में यदि संशोधन किया जाएगा तो हो सकता है कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन होगा वो गवर्नमेंट के अंदर चला जाएगा, मगर ऐसा वास्तविकता नहीं है। क्योंकि एक दो दिन पहले जब ट्राइबल मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू, तो उनके द्वारा ये बोला गया हुआ था कि वक्फ बोर्ड में जो भी संपत्ति दिया गया है तो वो संपत्ति का ये होगा कि जो भी उस समुदाय के लोग होंगे तो उन हर एक व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा, उनको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसा स्थिति है कि उसमें चंद लोगों के हाथ में ही कंट्रोल रहता है, तो जो सामान्य लोग हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के बारे में आप लोग जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड वास्तव में क्या है। तो वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। ठीक है, ऐसा प्रॉपर्टी जो क्या हो सके, एक जगह से मूव हो सके या फिर मूव नहीं हो। जैसे कि लैंड है, ज़मीन होगा वो हो सकता है, या फिर डायरेक्ट पैसा होगा तो वो हो सकता है। ठीक है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य के लिए दान कर सकता है। जैसे कि मान चलिए कि कहीं पे मस्जिद बनाना है या फिर क्या करना है, कहीं पे कब्रिस्तान बनाना है, तो कोई पैसे से यदि क्या है, फाइनेंशियली यदि वो व्यक्ति मजबूत है तो वो क्या करेंगे कि वो दान कर देंगे। ठीक है, वक्फ बोर्ड को। तो वक्फ बोर्ड का कार्य क्या होगा, उस संपत्ति को वो व्यक्ति जिस इरादा से दान करेगा तो उस इरादे को क्या किया जाएगा, वहाँ पे पूर्ति किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ज़मीन का अपना दान करते हैं कि वहाँ पे मस्जिद बनाई जाए, तो उनका ये दायित्व बनता है कि उस जगह पे क्या किया जाए, मस्जिद बनाई जाए। ठीक है, इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिकाना हक नहीं होता, यानी कि एक बार जब आप दान कर दिए तो दोबारा आप जाके ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा संपत्ति वापस कर दो। ठीक है, दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। ठीक है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए। ठीक है, तो अल्टीमेटम ये कहा गया कि जो भी व्यक्ति क्या होगा, यदि पैसा से मजबूत होगा, यदि उसके पास थोड़ा सा भी धन है, सरप्लस है, तो वो क्या करे, लोगों को कल्याण के लिए क्या करे, वो अपना पैसा कुछ क्या कर सके, डोनेट कर सके। ठीक है, तो थोड़ा सा संपत्ति भी देख लेते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितना संपत्ति है। तो वर्तमान में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले कौन है, वक्फ बोर्ड है। ठीक है, कुछ राज्य है जिसका डाटा दिया गया हुआ, जैसे कि कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ कर्नाटक में आप देखोगे तो कर्नाटक में कितना है, 62,830। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में देखोगे तो तमिलनाडु में 66,092। यूपी के सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ को देखोगे तो इनका कितना है, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 2,17,161। उसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ को, तो इनके पास है 80,480। पंजाब वक्फ बोर्ड की बात कीजिएगा तो 75,965। तो ये सारा संपत्ति है जो इन क्या है, वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए, वक्फ बोर्ड एक तो सेंट्रलाइज है कि केंद्र सरकार में जो क्या है, केंद्र सरकार में जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है तो वो इनमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है,
और बाद बाकी राज्य में भी वक्फ बोर्ड राज्य का भी होता है। तो वक्फ कैसे किया जाता है, यदि मान के चलिए कि आपको क्या करना है कि दान करना है, यानी कि वक्फ सब जो यदि करना है तो क्या कीजिएगा, वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अलग अलग तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास क्या हो, एक से अधिक मकान हो और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो अपनी वसीयत को उस मकान को वक्फ के लिए दान कर देगा, ठीक है। और उसके बारे में वो पूरा रिटर्न देगा, लीगल तरीके से देगा कि हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को दान कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में उसके मकान को संबंधित व्यक्ति के मौत के बाद उसके परिवार क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोई व्यक्ति है किसी भी परिवार का, तो वो क्या हुआ, किसी मकान को ही मान चलिए कि वो डोनेट कर दिए, वक्फ को दे दिए, तो जब उनका मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा कि उसके बाद उनका फैमिली यदि क्लेम करना चाहेगा कि मेरे फादर का, मेरे मदर का है, तो वो ज़मीन हम लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसे वक्फ की संपत्ति के रूप में माना जाएगा और आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल, जैसे मान चलिए कि बच्चा बच्ची के पढ़ाई लिखाई के लिए यदि इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे किसी प्रकार का माइनॉरिटी का क्या करेंगे, स्कूल खोल देंगे, तो फिर कोई आदमी वापस जाके क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा ज़मीन क्या करो, मेरा ज़मीन मुझे वापस दे दो, ठीक है। इस तरह शेयर से लेके घर, मकान, किताब, कैश, कोई भी चीज़ हो, आप कुछ भी दान कर सकते हो, ठीक है। तो जो संपत्ति या जो भी वस्तु आप एक बार दान कर दोगे ना, तो वो क्या होगा, दोबारा आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति यदि एक बार डोनेट कर दिया उस धन को, उस संपत्ति को, वस्त्र को या मकान को, कोई भी चीज़ को, तो वो क्या होगा, उसके परिवार के जो कोई भी लोग होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो वापस आके क्लेम करेंगे कि मेरे फादर का था तो क्या करो, हमको वापस दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है कि वक्फ बिल। तो वक्फ संशोधन विधेयक पर जो चर्चा अभी बता रहे थे आपको, रिजिजू जी जो बोले हैं, तो उनके हिसाब से क्या, उनका क्या कहना, उनका कहना है कि जो वक्फ की संपत्ति है उसका संचालन करने वाले क्या कहते हैं, तो उनके बारे में पहले वो क्या किए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए हैं, तो थोड़ा आप वो जान लीजिए कि क्या बोले हैं। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं, ये तो आपको अभी बताए हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य में अलग अलग का तात्पर्य क्या हुआ कि जब जो आपको इस्लाम के जो प्रवर्तक हैं प्रोफेट साहब, तो उनका जब निधन होता है तो उनके निधन के बाद क्या होता है कि उत्तराधिकारी को लेके क्या होता है, दो ग्रुप में फाइट होता है, ठीक है। तो फाइट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, दो विचारधाराओं में लोग बट जाते हैं, और जब वहाँ पे दो विचारधारा में लोग बढ़ते हैं तो एक शिया कैटेगरी में आ जाते हैं, दूसरा सुन्नी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। शिया सुन्नी सिंपली ये है कि एक धारा वो था जो ये मानते थे कि जो प्रोफेट मोहम्मद होंगे उनका जो खून का रिश्ता होगा, यानी कि उनके ब्लड रिलेशन में कोई होगा वही खलीफा बनेगा। और दूसरा का ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो क्या होंगे, जो उनके अनुयायी होंगे तो वो बन सकते। तो बस इसी बात को लेके क्या हो गया, दो विचारधारा में, एक शिया और एक सुन्नी में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में आपको सुन्नी बोर्ड भी मिल जाएगा और शिया बोर्ड भी मिल जाएगा, ठीक है। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन संपत्ति को क्या करती है, अपने नियंत्रण में रखती है और संपत्ति की रख रखाव उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय स्तर पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल और राज्य स्तर पे राज्य वक्फ बोर्ड के दिशा निर्देश में ये सारा का सारा कार्य किया जाता है, यानी कि उसको मेंटेन किया जाता है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होता है। तो देखिए, कोई भी स्थान पे आप पूरे भारतवर्ष में रहते होंगे तो वहाँ पे वक्फ बोर्ड होगा, तो उनके ही अधीन में ये सारा चीज़ क्या आता है। देश के सभी कब्रिस्तान का रख रखाव वक्फ ही करता। आप अपने गांव में, शहर में कहीं भी होंगे तो क्या होता है कि जो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं तो उन लोगों में क्या होता है कि जब किन्हीं का मृत्यु हो जाता है तो उनको उस स्थान पे ले जाके क्या किया जाता है, वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में आएगा, ये सारा का सारा कंट्रोल आएगा आपको वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में, ठीक है। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन है जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्ति का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इन्हीं संगठनों को
वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए वक्फ अब समझ में आ गया होगा आपको कि एक्चुअली वक्फ क्या है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्य के राजधानी में, कोई भी राज्य के हो सकते हैं, तमिलनाडु के हो, केरला के हो, असम को हो, जिस भी जगह के होंगे, तो वहाँ का जो राजधानी होगा तो वहाँ पे ही क्या होता है, सामान्यतः जो राज्य वक्फ होता है तो उसका क्या होता है, वहाँ का मुख्यालय होता है। ठीक है। वक्फ की अचल संपत्ति की कहाँ और कैसी स्थिति है, तो देखिए अभी बता रहे थे ना धन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए गैर अतिक्रमण यानी कि जो साफ सुथरा वाला है तो वो कितना है, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 3,39,505। ओके। उसके बाद है कुछ ऐसा भी क्या है, संपत्ति है, लैंड है, जिसपे क्या किया गया है, केस किया गया, तो वो है 5,371 ऐसे मामले हैं जिन पे क्या हो रहा है, अभी केस चल रहा है। कुछ ऐसा चीज है जो जिसपे क्या हुआ, अभी FIR वगैरह या फिर केस उस नहीं हुआ, मगर वो सब भी क्या है, उसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि कुछ अन्य है ऐसा जिसका मतलब अभी कुछ क्लियर कट उस पर क्या है, उस पर डिसीजन नहीं लिया गया, 24,550। उसके बाद है जो अतिक्रमण किया गया है तो उसमें है 58,896। और जिस बात की सूचना नहीं है वो है आपको 4,36,169। तो देखो इतना सारा जो संपत्ति है तो क्या हो रहा कि हर लोग उसमें क्या चाह रहा कि हर कोई उसमें क्या चाहता है कि मेरा पार्टिसिपेशन हो। मेरा पार्टिसिपेशन होता का तात्पर्य क्या है कि हर समुदाय के जो भी लोग, हर समुदाय के नहीं, खास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको क्या हो, इस प्रॉपर्टी का उनको बेनिफिट मिले। तो वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया था आपको 1955 में। तो इसके तहत क्या कहा गया था, जो परिसंपत्ति होगा यानी कि जो उनका कोई भी प्रॉपर्टी होगा तो उसको प्रबंधन करने के लिए वक्फ बोर्ड मुसलमान के धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए। देखिए आप जब क्या कीजिएगा कि इस्लाम का जो 5 मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, 5 मेन प्रिंसिपल को जब पढ़िएगा तो उसमें एक शब्द का जिक्र किया गया है, उस शब्द का नाम है जक़ात। जक़ात में ये बोला गया है कि एटलीस्ट कम से कम 20% यानी कि 20% स्वयं के क्या कीजिएगा, आपका जितना भी इनकम जनरेट होता है उसका क्या कीजिए, 20% आप दान कीजिए। ठीक है, यदि संभव है तो। ये न केवल मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि इनमें स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, मुसाफिर खाना है भी, इस सब के लिए भी सहायता करते हैं या सामाजिक कल्याण के लिए इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। ओके। नेक्स्ट है वक्फ बोर्ड के पास रेलवे, सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है। देखो बवाल इसी बात पे कट रहा है कि भारतवर्ष में एक ऐसा संस्थान है जिसके पास क्या होगा, रेलवे का तो समझ में आता है कि वो केंद्र सरकार का एंटिटी है, सेना का समझ में आता है वो केंद्र सरकार का एंटिटी है, मगर जब आप वक्फ बोर्ड की देखिएगा तो ये पर्सनल एंटिटी हो जाता है। ठीक है। और इनका रूल रेगुलेशन ऐसा है कि सामान्य कानून भी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सामान्य कानून भी वहाँ पे लागू नहीं हो पाता। जैसे कश्मीर में था कि बहुत सारा रूल रेगुलेशन ऐसा था कि भारत का संविधान का बहुत सारा अनुच्छेद क्या होता है तो कश्मीर में लागू नहीं हो पाता था, उनका अपना एक पर्सनल लॉ था। तो वक्फ बोर्ड जो है तो उनका भी अपना एक पर्सनल लॉ है, तो जिस वजह से क्या होता है बहुत सारा वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो इस बात को ही लेके सबसे ज़्यादा बवाल कट रहा है। देखिए रेलवे के पास कीजिएगा तो रेलवे के पास 33 लाख एकड़ ज़मीन है, सेना के पास कहिएगा तो सेना के पास 17 लाख एकड़ ज़मीन है, और जो वक्फ बोर्ड है उसके पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। ठीक है। वक्फ बोर्ड की कुल अचल संपत्ति जो यानी कि मूव नहीं करे, यानी कि उनका क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, कुछ ऐसा एसेट हो सकता है जो क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह नहीं हो, तो उसका यदि आप पूरा पैसा के रूप में देखिएगा तो 8,72,000 ये करोड़ में आ जाता रहता है। ठीक है। वक्फ बोर्ड की कुल चल संपत्ति बोलिएगा तो 16,000। तो ऐसे कर करके है तो जो इतना जो सारा का सारा संपत्ति है तो लोग अब हर कोई क्या चाह रहा है, हर कोई ये चाह रहा है कि उस संपत्ति का क्या हो, हमको भी ब्यौरा मिले, तभी तो समाज के जो रेस्ट के बाकी के जो लोग होंगे उनको भी क्या होगा, उस चीज़ से बेनिफिट किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड के बात कीजिएगा तो भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार देखिए देश में कुल संपत्ति कितना है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,56,047
वक्फ संपदा है, ठीक है। इसमें चल संपत्ति की बात कीजिएगा तो 8,72,324 है, और चल संपत्ति की बात कीजिएगा तो 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड की बात कीजिएगा तो कितना है, 3,29,095। तो ये इतना जो पैसा है कुबेर का खजाना में, तो क्या हो रहा है, इसी पे अब सबका क्या निगाह टिका हुआ है। देश में 8 लाख से ज़्यादा क्या है, वक्फ की संपत्तियां हैं। चल संपत्ति अभी आपको बता दिए 8,72,324। देखो ये सब लाख, ये नहीं समझना कि 1 लाख या 2 लाख रुपया में है, नहीं, ये करोड़ों वाला लाख है, ठीक है। डिजिटल रिकॉर्ड की बात करोगे तो 3,29,995 है। चल संपत्ति का बात करोगे तो 16,000। देखो 8 लाख हजार करोड़ का बात करेगा तो 8 लाख हजार करोड़ नॉर्मल आदमी तो क्या कर सकता है, नॉर्मल आदमी सपना में भी नहीं सोच सकता इतना पैसा के बारे में, ठीक है। सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल पेश किए, देखो अब मेन बात आ रहे हैं कि वक्फ में क्या हो रहा है कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रहा है कि सरकार संसद में क्या करेगी, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए संशोधन लाएगी। देखो एक बहुत सा सिंपल सा बात है कि चाहे वो किसी भी जात का लोग हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, धन जो है तो चलिए आप अपने पर्सनल कैपेसिटी क्षमता में कमाए तो ठीक है, आप क्लेम कीजिए, वो आपका धन है, आप उसका कुछ कीजिए, कोई कहने वाला नहीं है। जब सामूहिक रूप से कोई धन कहीं पे क्या होता है, संग्रह होता है, तो उस पर जो बाकी के लोग होते हैं तो उनका भी तो अधिकार होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि चंद लोग क्या करें, उस पैसा का अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर लिया, बाद बाकी का लोग क्या करे, चुपचाप झंडा लेके चलते रहे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जी ने, तो 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया। हालांकि बाद में इसको क्या किया गया, जेपीसी के पास भेजा गया। तो जेपीसी क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, एक ये क्या था, समिति होता है, तो उनके द्वारा जांच किया जाता है कि इस बिल को लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ठीक है। विधेयक में वर्तमान में क्या कहा गया है कि अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है, और इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इस वक्फ बोर्ड में 2-3 चीज है जो सबसे ज़्यादा बवाल काट रहा है। एक तो ये कि महिला का पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि जितना भी संस्थान है उसमें क्या कहा जा रहा है कि महिला का यदि भागीदारी होगा तो क्या होगा, जो महिला पक्ष की लोग होंगे, जो स्त्री होगी, तो उसके बात को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा। यदि कोई महिला नहीं होगी, किसी महिला को किसी प्रकार का समस्या होगा, पुरुष के पास क्या होता, हर बात को वो खुल के नहीं बता सकती है। तो एक बात तो इस बात का विरोध है कि स्त्री को क्यों लाया जा रहा है। दूसरा बात है कि उस धन को क्यों हर किसी को बताना है कि कितना है नहीं है, और क्यों हर किसी को क्या करना है, उसका बेनिफिट देना है, ठीक। तीसरा ये है कि इतना बड़ा अमाउंट है, तो किसी पर्सनल संस्था के पास इतना बड़ा अमाउंट है, तो उस सवाल ये उठता है कि वो इतना सारा पैसा का करती तो करती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ और बवाल कट रहा है। लोगों का ये कहना है कि जब मुस्लिम का क्या है, मुस्लिम बोर्ड का वो है क्या, उसमें काम है, तो उसमें किसी गैर मुस्लिम को क्यों शामिल किया था। गैर मुस्लिम का क्या तात्पर्य है, वो व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है, ठीक है। यदि अन्य व्यक्ति, अन्य धर्म के व्यक्ति को लाइएगा तो क्या हो सकता है, अब उनको ये बात का भी डर है कि वो क्या कर सकता है, नीति को या परियोजना को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है किसी अन्य रूप में, ठीक है। तो अधिनियम में आखिरी बार 2013 में आपको संशोधन किया गया था। तो आज देखिए, आज 2 अप्रैल है, कल 3 अप्रैल है। तो अब क्या होगा, बिल को लाया जाएगा, और प्रॉपर यदि लोकसभा में, राज्यसभा में क्या होता है, यदि बहुमत मिलता है तो बिल को पास किया जाएगा, ठीक है। किरण रिजिजू जी के द्वारा कुछ बात कहा गया, हम उस बात को देखेंगे, क्योंकि देखिए मिनिस्टर हैं तो ये क्योंकि सदन में बोल रहे हैं तो इनका बात को क्या होगा, वैलिडिटी दिया जा सकता है। जब विधेयक पेश किया गया था तब कहा गया था कि वक्फ संशोधन विधेयक सच्चर कमेटी के सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है, ठीक है। इससे पूर्व में एक कमेटी का भी स्थापना किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि आपका क्या कहना। तो सच्चर कमेटी के द्वारा बहुत सारा सुझाव दिया गया हुआ था कि वक्फ बोर्ड में क्या करना है, बहुत सारा आपको बदलाव लाना है, ताकि क्या हो, उसका मैनेजमेंट अच्छा से हो सके और उस धन का क्या हो सके, सही सदुपयोग किया जा सके, ठीक है। तो केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं शामिल
होना चाहिए, ऐसा सच्चर कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया हुआ था। और इसी में ये भी सिफारिश किया गया था कि हम बिल लेकर आएंगे और इस बिल में जो भी प्रावधान होगा उसे संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा बिल में प्रावधान नहीं होगा कि संवैधानिक जो व्यवस्था दिया गया है उसके साथ किसी भी प्रकार का क्या हो, टकराहट हो। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस बिल में किसी का भी क्या किया जाए, किसी का हक छीना नहीं जाएगा। ठीक है, हक तो छोड़िए, यह बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है। तो हक देने के लिए कैसे लाया गया है? जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला है, उन्होंने कहा है कि पहले भी कई बदलाव हो चुके हैं। जैसे कि 1995 में देखिएगा तो 1995 में क्या है, 1995 में कुछ कुछ संशोधन किया गया था, मगर लोगों को विरोध करने के बाद क्या किया गया, उसको छोड़ दिया गया। फिर 2013 का टाइम आया तो 2013 में क्या हुआ कि 2013 में भी संशोधन किया गया, मगर फिर वही लेट लतीफ़ी के वजह से वो पेंडिंग हो गया और प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सका। ठीक है, किरण रिजिजू जी के द्वारा ये कहा गया कि विपक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि इससे क्या होगा कि करोड़ों लोगों को क्या होगा, जीवन क्या होगा, बेहतर हो सकता है। आम मुसलमान लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उनको इस यदि इसमें संशोधन लाया जाएगा, उन लोगों का भी पार्टिसिपेशन किया जाएगा तो उनको भी जस्टिस मिलेगा, उस धन का क्या होगा, उनको भी लाभ मिलेगा, तो उनका भी जीवन बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत में वक्फ की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए ये थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री वाला सेक्शन है तो हो सकता है सवाल में आपको पूछा जाए। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपके एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए वक्फ बोर्ड के बारे में कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में कितना बार संशोधन हुआ, वक्फ बोर्ड का कब शुरुआत किया गया, इसका इतिहास में क्या कहीं पे चर्चा था, तो आपको पूछा जाएगा, तो आपको इस प्रोस्पेक्टस से देखना। बस इतना के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, भारत में वक्फ बोर्ड की बात कीजिएगा तो इतिहास में क्या, दिल्ली सल्तनत जो था, तो दिल्ली सल्तनत के समय से ही ये आ रहा है। तब क्या होता था, जो सुल्तान होते थे ना, तो वो मुइजुद्दीन शैम गौर जो थे, तो वो मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, 1947 में जब जो देश आज़ाद हुआ तो जो मुस्लिम लोग हिंदुस्तान में चले आए और जो मुस्लिम लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, तो ज़मीन तो अपना उठा के तो नहीं ले गया, ज़मीन तो छोड़ दिया यहीं पे। तो जो ज़मीन छोड़ दिया तो कुछ आदमी बेच दिया, और जो आदमी नहीं बेचा वो क्या किया, वक्फ को दान कर दिया। तो वो दान जो किया गया, तो वो जिस इरादे से दान किए कि हम इस कारण से दान दे रहे हैं, तो उसका क्या हुआ, उसका जो पर्पस था उसको तो फुलफिल नहीं किया गया। आदमी क्या किया, उस पैसा को दाब दिया अपने लाभ के लिए। तो मुल्तान में क्या किया गया था, जामा मस्जिद के लिए 2 गांव को दान किया गया था। ठीक है, उसके बाद शेखुल इस्लाम को क्या कर दिया गया था, उसको सौंप दिया गया था। जैसे जैसे फिर क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत बाद में क्या हुआ, इस्लामी राजवंश आता है, तो फिर ये वक्फ का नियम क्या होता है, और भी तेज हो जाता है, इसमें इसको और मजबूती प्रदान किया था। तो 19वीं सदी का बात कीजिएगा तो 19वीं सदी में ब्रिटिश राज आया, तो ब्रिटिश राज के टाइम में भी क्या हुआ कि वक्फ संपत्ति को लेके विवाद चल रहा था, और बात इतना बढ़ गया हुआ था कि लंदन के प्रिवी काउंसिल तक ये बात चला गया हुआ था। ठीक है, तो फिर क्या किया गया कि 4 ब्रिटिश जज के द्वारा वक्फ के क्या किया गया, सबसे खराब और घातक व्यवस्था बनाया। क्या ये बोला गया कि वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। यानी कि देखो, अब अंग्रेज तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि क्या हो, कि यदि वक्फ वाला रूल होता तो जो संपत्ति पे मान के चलो कि वक्फ का अधिकार होता तो उस पर क्या होता, उसको टैक्स नहीं मिलता। और अंग्रेज को क्या करना था, अंग्रेज को हर सूरत में भारत से धन चाहिए था। तो इस वजह से क्या हुआ, वो वक्फ वाले सिस्टम को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, 1913 में मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। तो फिर से बाद में क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि मतलब क्या होगा, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे वो अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, तो इस वजह से उनको खुश करने के लिए क्या किया गया, बाद में इसको फिर से लागू करवा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देश में कब कब हुआ है वक्फ कानून में बदलाव। तो देखो, पहला तो 1954 में हुआ है। देखो ये सारा जितना चीज़ बता रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ लिया जाएगा कि कब कब संशोधन हुआ, तो टाइमलाइन याद रखना। ठीक है, पहला हुआ है कि 1954 में। तो 1954 में क्या व्यवस्था किया गया था कि केंद्रीकरण का व्यवस्था किया था। केंद्रीकरण का क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें ज़्यादा मैक्सिमम पावर था। ठीक है, लेकिन 1964 में केंद्र सरकार ने वक्फ काउंसिल
ऑफ इंडिया का गठन किया और इसमें केंद्रीय संस्थान भारत में 1954 के कानून के तहत अलग अलग राज्य में स्थापित किए गए वक्फ बोर्ड को कामों को संचालित किया गया। क्योंकि देखो हिंदुस्तान अब इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, तब एक जगह से इसको बैठ के कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। तो जितना राज्य था ना, तो क्या किया गया, राज्य को भी दायित्व दिया गया कि आप क्या कीजिए, आप भी इस चीज़ में लोगों को सहयोग कीजिए, ताकि क्या हो, वक्फ का जो उनका जो पर्पस है, जो उनका क्या मेन मोटो है, उसको क्या कर सके, उसको अचीव कर सके। ठीक है, फिर आया वक्फ कानून 1955। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें यह किया गया कि जो वक्फ है तो उस क्षेत्र में विवाद सुलझाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल कोर्ट की तरह काम करने का स्वतंत्रता दी गई। देखो अब क्या हो गया कि जैसे कि कोर्ट काम करता है ना, तो अब वक्फ बोर्ड जो होगा तो उसमें न्यायाधीश होंगे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, जो लॉ के जानकार होंगे, तो उनको स्थान दिया गया। अब क्या करेंगे, वो जो कोई डिसीजन दे देंगे तो उनका डिसीजन मानना क्या हो जाएगा, अब अनिवार्य हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में वक्फ को लेकर जो भी विवाद था उनमें वक्फ न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता था। देखो यहीं पे सबसे बड़ा क्या होता है, क्या चाहता है। अब भारत के संविधान की बात करोगे तो कोई भी कार्य हो, ठीक है, लास्ट अल्टीमेटम किसका जजमेंट को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद दूसरा कोई नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट यदि एक बार कोई चीज़ पे कुछ जजमेंट दे दिए तो वो अंतिम हो जाता। ठीक है, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, उसके बाद आपको कोई मौका नहीं है। हाई कोर्ट बोल दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चल जाइएगा, जो जिला कोर्ट बोल दिया तो आप हाई कोर्ट में अपील कर दीजिए। मगर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए तो उसके बाद कहाँ जाइए, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। मगर यहाँ पे क्या है कि जब वक्फ बोर्ड का निर्णय दे दिया गया तो आप चाहिएगा कि हम हाई कोर्ट में चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, तो वो चीज़ नहीं होगा। क्योंकि ये क्या हो जाता था, ये लास्ट तो कॉन्ट्राडिक्शन यहीं पे हो जाता था कि सुप्रीम कोर्ट को से ऊपर कैसे हो सकता है कोई चीज़, ठीक ना। क्योंकि अल्टीमेटम सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटम पावर होना चाहिए ना, कि वो उनका निर्णय क्या हो, अंतिम हो। तो इस चीज़ को लेके भी विवाद हो रहा है। उसके बाद आते हैं कि इन्हें भी किसी भी कोर्ट में क्या किया जा सकता, आप किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते थे। ऐसे में वक्फ न्यायाधिकरण की ताकत को सिविल अदालतों से ऊपर माना जाने लगा। ठीक है, तो इसमें भी सुधार आएगा। नेक्स्ट है 2013 का। तो 2013 में भी संशोधन किया गया और राज्य वक्फ बोर्ड में क्या किया गया, एक सर्वे कमिश्नर का नियुक्ति करवाया गया। ठीक है, और उनका क्या काम होगा, उनका काम होगा जो भी लेखा जोखा होगा उसका वो क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। और क्या होगा, जो भी विवाद होगा तो उसका निपटारा करेंगे। तो इन सब के बाद क्या हुआ कि इन संपत्तियों को देखभाल करने वाले मुतवल्ली कहने लगे। जो व्यक्ति को क्या किया गया, ये सारा काम सौंपा गया, तो उनको किस शब्द से संबोधित किया जाता था, मुतवल्ली। ठीक है, और इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्ति है। तो देखो, जो इस्लाम का जो मान्यता होगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी एक देश में अलग इस्लाम होगा, दूसरे देश में अलग इस्लाम होगा। सारे देश में जो रूल रेगुलेशन इस्लाम के तहत जो भी उनका मान्यता होगा, हर जगह तो आदमी वैसा ही फॉलो करता होगा। यदि नमाज का व्यवस्था है तो वो नमाज पढ़ते ही होंगे। ठीक है, अजान का व्यवस्था होगा तो अजान, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बोलेगा कि अजान वाला व्यवस्था नहीं है या नमाज वाला व्यवस्था नहीं है। सारा रूल रेगुलेशन तो एक ही जैसा होगा। तो जब अन्य देश के बारे में पता किया गया भारत के अलावा, तो क्या हुआ कि जितना भी इस्लामिक देश है वहाँ पे क्या है, वक्फ जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। भारत इकलौता पूरे दुनिया में है जहाँ पे वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड है। तो ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि भारत में किस प्रकार का इस्लाम को माना जाता है, बाद बाकी के दुनिया में किस प्रकार का इस्लाम है। क्योंकि इस्लाम का मान्यता का बात कीजिए तो ऐसा थोड़ी ना कि मतलब सबके लिए अलग अलग बुक बनाया गया, अलग अलग रूल रेगुलेशन बनाया गया। सारे के लिए तो एक ही व्यवस्था होगा। तुर्की हो, लीबिया हो, मिस्र हो, सूडान हो, लेबनान हो, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक, किसी भी आप मुस्लिम देश में चले जाइएगा वहाँ पे वक्फ बोर्ड जैसा कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, हालांकि भारत में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा शहरी भूस्वामी है, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनका सुरक्षा करने वाला एक अधिनियम भी है। ठीक है, तो थोड़ा ये विचित्र भी है। वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्ति पर नियंत्रण है, तो वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति का बात कीजिए तो 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई जमीन है। ठीक है, और 8.7 लाख संपत्तियों का वो क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं।
यदि इसका अनुमानित मूल्य आप लगाओगे तो 1.2 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है। और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ होल्डिंग है, यानी कि पूरे विश्व का मुस्लिम 56 गो देश है ना, 57 गो मुस्लिम वाला देश है। यदि आप सारे देश को एक तरफ कर दीजिए और भारत के जो वक्फ बोर्ड है, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, तो इनका वक्फ बोर्ड है, इनको अलग कर दीजिए तो पूरा दुनिया एक तरफ है, भारत एक तरफ। समझ लो कितना इसके पास क्या है, संपत्ति है, ठीक है। इसके अलावा सशस्त्र बल और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास क्या है, सबसे ज़्यादा संपत्ति है। तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि मतलब एक प्राइवेट एंटिटी के पास इतना सारा मतलब धन संपदा हो, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा ये बोला गया है कि मुसलमान और गैर मुसलमान से वक्फ भूमि पर क्या किया गया, जानबूझकर अतिक्रमण और वक्फ संपत्ति के कुप्रबंधन जैसे मुद्दों की बड़ी संख्या में शिकायत और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम या मामला केस किस लिए आता है कि अब अंदर में ही कमेटी में कोई व्यक्ति होगा, उसका विचारधारा उससे नहीं मिलता होगा, तो क्या किया वो अपना जाके क्या किया, केस कर दिया। तब केस कर दिया तो जमीन क्या हो गया, विवादित हो गया। मंत्रालय ने प्राप्त शिकायतों की प्रकृति और मात्रा का विश्लेषण किया है और पाया है कि अप्रैल 2023 से प्राप्त 148 शिकायतों में से ज़्यादातर क्या अतिक्रमण वाला केस है, ठीक है। और जो ये मुतवल्ली थे, जो क्या करते थे, उस संपत्ति का देख रेख करते थे, तो उनके द्वारा क्या किया गया, ये सारे चीज़ को, इन शिकायतों को देखा जा रहा। मंत्रालय ने अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक CPGRAMS यानी कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर शिकायतों का क्या किया है, विश्लेषण किया। और उसमें पाया गया है क्या कि 566 शिकायत जो मिला, तो उसमें से 194 शिकायत जो है वो वक्फ भूमि पर अतिक्रमण और अवैध रूप से हस्तांतरित से संबंधित है, ठीक है। और 93 शिकायतें वक्फ बोर्ड मुताविल के अधिकारियों के खिलाफ है। क्या बोले कि अब अंदर में देखो, जब पैसा ज़्यादा होगा और उसमें व्यवस्था नहीं होगा तो क्या होगा, हर कोई क्या चाहेगा, उसमें लूट खसोट कर ले ताकि क्या हो, हम धनवान हो जाए, मेरा जीवन क्या हो, बेहतर हो जाए। इसके अलावा सांसद ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में देरी और वक्फ बोर्ड द्वारा बाजार मूल्य से कम किराया लेने के, देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता यह है कि जो इंटेंशन के लिए, जिस इरादे से बनाया गया है, तो यदि वैसा किया जाए तो बहुत अच्छा है। मगर आदमी क्या करता है, अब इसके आड़ में क्या करता है, गलत काम करना चालू करता है। जो ब्लैक मनी जिसके पास है, काला धन, वो क्या करेगा कि दान कर देगा, बदले में बोलेगा कि हम दान किए हैं तो बदले में तुम हमको किसी न किसी प्रकार का फेवर करो। तब यहाँ पे क्या होगा कि चंद लोगों को क्या होगा, उसका फायदा मिलेगा, बाद बाकी के जो लोग हैं तो क्या होगा, बैठ के तमाशा देखता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। वक्फ प्रशासन की बात प्रॉपर करेंगे तो वक्फ प्रशासन जो है, जो बोर्ड है, तो उनके पास प्रॉपर कितना केस है, 40,951 मामले लंबित है, ठीक है। और जिसमें से देखो जिसमें से क्या है, 9,942 मामले मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ बोर्ड प्रबंधन करने वालों के खिलाफ में दायर किया गया है। जब भी ये वाला जो डाटा बोल रहे हैं 9,942, तो ये किसी बाहरी के द्वारा नहीं किया गया, ये जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो उनके द्वारा वक्फ के खिलाफ में केस किया गया हुआ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे क्या होता है, अनियमितता होता है। देखो एक साधारण सी बात है, यदि धर्म का ही बात करता है तो धर्म का ही बात करो, तो धर्म का बात है तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी के लिए भगवान, जो धनवान होगा उसके लिए भगवान ज़्यादा प्रिय है, जो गरीब होगा उसके लिए भगवान प्रिय नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा, है तो सबके लिए प्रिय है। जब कामे यही बात कर रहे हो कि लोगों का कल्याण करना है, तो जितना भी यदि मुस्लिम समुदाय में समानता आप देखिएगा तो दो विचारधारा में, एक शिया है एक सुन्नी है। तो जो शिया बोर्ड वाले हैं तो वो जो शिया को मानने वाले लोग हैं उनका हेल्प करे, और जो सुन्नी को मानने वाले वो उनका हेल्प करे। तो इस प्रकार क्या होगा, दोनों विचारधारा को मानने वाले लोगों का क्या हो, जीवन बेहतर हो जाए। तो मगर यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पैसा का इतना गोल मटोल किया जाता है कि किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पे पैसा का आखिर आ कहाँ से रहा और पैसा जा कहाँ रहा, ठीक है। मौजूदा समय में वक्फ के जुड़ी हुई कुछ शिकायतें हैं,
तो उस पर क्या किया जा रहा है। और एक चीज़ और भी मतलब थोड़ा मतलब क्या है, चौंकाने वाला बात है कि कुछ कुछ केस है, कुछ कुछ मामला उठा हुआ था जो कि और भी मतलब क्या हुआ, विवाद का कारण बन गया। जैसे कि तमिलनाडु जो है, तो तमिलनाडु में थिरुचेथुरुई गांव में तमिलनाडु के किसान राजगोपाल कर्ज चुकाने के लिए क्या किए, अपनी कृषि भूमि नहीं बेच पाए थे क्योंकि वक्फ बोर्ड ने उनके पूरे गांव को क्या किया, अपनी संपत्ति बता दिया। ये बहुत मतलब कमाल का चीज़ है। आपको पता है कि वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन होता है वो अल्टीमेट होता है। उसके बाद ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना आप राष्ट्रपति के पास जाइएगा, ना प्रधानमंत्री के पास जाइएगा। तो उनके द्वारा क्लेम कर दिया, अब क्लेम कर दिया गया, तब आप कितने बाप बाप कर लीजिए, क्या होगा। अब डिसीजन वही फाइनल होगा जो वक्फ बोर्ड नियंत्रण करेगा। अब वक्फ बोर्ड की तरफ से यदि बोल दिया जाएगा कि जमीन क्या है, वक्फ का है, तो फिर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी के पास जाके बोल ही नहीं सकते हैं। समझ गए। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी की आवश्यकता थी, तो वित्तीय और भावना संकट पैदा कर दिया गया। दावा है कि गांव के ऐतिहासिक रूप से 1956 में नवाब अनवरदीन खान ने वक्फ बोर्ड को वक्फ के रूप में क्या किया था, इस गांव को दान कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव हो गया। स्वाभाविक है, अब किसी गांव में 100, 500, 1000 आदमी रह रहा है, अब कोई आदमी अचानक आके बोल दे कि गांव को हम वक्फ कर दिए हैं, तो ठीक है, यदि कर दिए हैं तो आप क्या कीजिएगा, आप प्रूफ तो दीजिएगा ना, आपके कागज पत्र तो आपके पास होगा कि हम दिए हैं संपत्ति का। कि ऐसे ही मुंह उठा के बोल देगा, अब ऐसे बोल देगा, कोर्ट में ले गया, चाहे किसी भी दाव पे से यदि जीत जाता वक्फ बोर्ड के कोर्ट में, तो समझो उस गाँव का तो फिर बंटाधार हो गया। कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ना कानून कुछ कर पाएगा, ना प्रशासन, ना जज साहब, ना क्या होता है, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति। तो ये वाला जो व्यवस्था है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना, इसमें पारदर्शिता लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेंगलोर में एक केस आया, बेंगलोर के ईदगाह मैदान में मामला उठा कि ईदगाह मैदान के मामले में क्या हुआ कि भले ही सरकार के अनुसार किसी भी मुस्लिम संगठन को अभी तक टाइटल डील नहीं दिया गया, यानी कि फाइनल नहीं बोला गया कि किस मुस्लिम बोर्ड का ये होगा, जमीन होगा, लेकिन क्या हुआ कि वक्फ का दावा है कि 1850 में, अब देखो उस टाइम में देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, देश गुलामे था। तो 1850 के दशक में क्या हुआ था, वक्फ संपत्ति थी, और इसी कारण से ये कहा जा रहा था कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी। तो इस प्रकार का जो भी मामला आया तो स्वाभाविक है वहाँ पे समस्या उत्पन्न होगा। नेक्स्ट केस है कि सूरत नगर में, तो सूरत नगर निगम में क्या हुआ कि गुजरात वक्फ बोर्ड के द्वारा क्या बोला गया, क्योंकि गुजरात नगर निगम का जो इमारत है तो उस पर दावा कर दिया। अब दावा कर दिया, तब क्या करे कि अब यहाँ पे तो बड़ा समस्या हो गया। अब केस जाएगा अथी में, क्या नाम है, वक्फ बोर्ड में। यदि वहाँ से कहीं डिसीजन हो गया कि सूरत नगर वाला क्या है कि गुजरात वक्फ बोर्ड का है, तो फिर आप क्या कर पाइएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। तो ये सारा जो मामला है ना, तो इस सब पे क्या करना है, इस सब में सुधार लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भेंट द्वारका में द्वीप। तो भेंट द्वारका में एक द्वीप है, ठीक है, तो उसके बारे में गुजरात वक्फ बोर्ड जो है, तो गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन पत्र लिख के बोले कि जो देवभूमि द्वारका में जो भेंट द्वारका है, तो वो क्या है, वो उस पर भी क्या किए, उस पर भी क्लेम कर दिए। तो जब भी इस प्रकार का चीज़ें आता है तो स्वाभाविक है समस्या होता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट के द्वारा बोला गया कि वक्फ जो है वो कृष्ण नगरी में जमीन का अपना दावा कैसे कर सकता। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उसके बाद एक मामला और आया, आपको यहाँ पे क्या नाम है, शिव शक्ति सोसाइटी सूरत में। शिव शक्ति सोसाइटी में एक प्लॉट के मालिक क्या किए, अपने प्लॉट को गुजरात वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करवा के मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान बना दिया, और लोग वहाँ पे क्या करने लगे, नमाज पढ़ने लगे। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किसी भी दीन सोसाइटी के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना मस्जिद में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अगर उस अपार्टमेंट का मालिक उसे वक्फ के रूप में दान प्रदान करने का फैसला करता है, तो इस स्थिति को लेकर विवाद खड़ा हुआ। तो ऐसा बहुत सारा मामला है जिस चीज़ को लेके क्या हुआ है कि वक्फ पे देखो बहुत सारा चीज़ जरूरी है। इसमें एक दो चीज़ जो नोटिस करने वाला है, वो नोटिस करने वाला ये है कि हिंदुस्तान में आज भी देखोगे तो जो मुस्लिम समुदाय में लोग हैं, तो उनमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो,
और भी बहुत सारा चीज़ हो, नौकरी में हो, तो उनमें उनका जितना क्या होना चाहिए था, समाज में भागीदारी होना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। और यदि दान करने का पर्पस है कि लोगों को क्या करना, उसके जीवन को बेहतर बनाना है, तो मेरा भी यही का नाम है कि चंद लोगों का है उसको हेल्प, चंद लोग उसका क्या होगा, क्यों बेनिफिट उठाएगा। समाज का जितना भी गरीब गुरबा है, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो अपने बाल बच्चा को अच्छा जगह पे शिक्षा नहीं दे सकता, तो हर व्यक्ति के लिए कीजिए। आप उनके लिए कॉलेज खुलवाइए, उनके लिए फ्री एजुकेशन दीजिए, उसको फ्री में भोजन दीजिए, सारा चीज़ दीजिए, ताकि तभी तो क्या होगा, समाज के जितना व्यक्ति होंगे। देखिए, धर्म और जात अपने जगह, ठीक है, हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जैन हो, कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो वो सारा का सारा तो अल्टीमेटम इंडियन है। तो इंडियन यदि हर एक भारतीय का क्या होगा, यदि वो पढ़े लिखे होंगे, उनका अच्छा शिक्षा होगा, उनको अच्छा बेहतर जॉब मिलेगा, तो अल्टीमेटम क्या होगा, भारत का ही विकास होगा। तो राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार का कदम उठाया जाए और जो भी उचित होगा वो किया जाए, तभी तो समाज के जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनका भी क्या होगा, उनका भी जीवन बेहतर होगा। नहीं तो ऐसा में क्या होगा कि धन का संकेंद्र होगा, चंद लोगों के पास क्या होगा, फेरारी होगा, रॉयल रोसी होगा, बाद बाकी आदमी क्या होगा, एगो साइकिल के लिए भी मरता रहेगा और उसका जीवन जस का तस वो लकीर का फकीर बना रहेगा। ठीक है, तो देखिए कल आता है वक्फ बोर्ड, तो फाइनली उस पर क्या जजमेंट होता है। देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ था वो सारा चीज़ हम कवर कर दिए, इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बता दिए। और एक चीज़ और बताते हैं कि जब जो भी व्यक्ति कुरान को यदि जानते होंगे, समझते होंगे, पढ़े होंगे, तो उनसे आप कभी पूछिएगा कि प्रॉपर कुरान में वक्फ जैसा शब्द का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, उसके स्थान पे ये बोला गया जो 5 प्रिंसिपल जो दिया गया हुआ, तो जो 5 सिद्धांत दिया गया, मूल सिद्धांत, तो उसमें जकात शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जकात का मतलब होता है दान देना। ठीक है, तो जकात शब्द का है, वक्फ शब्द का नहीं है। मगर क्या किया है, वक्फ एक विचारधारा के रूप में निकला है, जिसमें लोग क्या होता है ये मानते हैं कि किया जाए। देखो इंटेंशन, यदि इरादा अच्छा हो तो आप कोई भी काम करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मगर आपका क्या हो, हाथी वाला दांत हो, एक दिखा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे समस्या है। और लोगों को भी आवश्यकता है कि सरकार के द्वारा कोई भी बिल लाया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, कम से कम बिल का एक बार आप प्रावधान को जाके पढ़िए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको पागल बना रहा है या सच बोल रहा है। और यदि ऐसा होता है, यदि इसमें संशोधन किया जाता है, तो आशा है कि आने वाले समय में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं तो उनका जीवन क्या होगा, कहीं ना कहीं बेहतर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग सहयोग कीजिए। आप लोग का सहयोग का बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग सहयोग कीजिएगा तभी जाके क्या होगा, ये चैनल और आगे बढ़ेगा और आप लोग के लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।